हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास में ही आप लोगों का ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन था, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, वो ओवर हो गया था। और आज जो है आपका जो न्यू चैप्टर है वो है डाटा हैंडलिंग, जो हमने प्लान करके सिलेबस दिया था आप लोगों को। तो उस सिलेबस और उस प्लान के अकॉर्डिंग जो है फेज़ फर्स्ट में आज जो आपका टॉपिक है वह है डाटा हैंडलिंग। और NCERT के अकॉर्डिंग बेटा वो चैप्टर 3 है। NCERT के अकॉर्डिंग वो आपका चैप्टर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डाटा हैंडलिंग। हालांकि डाटा हैंडलिंग के बारे में इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को क्लास 4-5 में ही करा दिया जाता है, बट 6 से आप लोगों को स्टडी भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है उसके बारे में। तो क्लास 6 में भी पढ़ा है और एक बार 7 में फिर से। तो एक बार पहले हम लोग इंट्रोड्यूस होंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई। तो डाटा हैंडलिंग तो बेटा डाटा हैंडलिंग इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज डाटा एंड सेकेंड इज हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट इज डाटा एंड सेकेंड इज हैंडलिंग। तो अब बात यह है कि पहले तो समझें कि डाटा का क्या मतलब है, फिर हैंडलिंग क्या है, फिर डाटा हैंडलिंग क्या है। तो डाटा क्या है? तो डाटा मतलब बेटा किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन, किसी के भी बारे में या किसी वस्तु के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। डाटा मीन्स क्या है? इंफॉर्मेशन। इसीलिए डाटा को कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए तो वही आपका क्या बोला जाएगा? डाटा बोला जाएगा। अभी हम बताएंगे कि उसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों उसके कलेक्शन की नीड पड़ी। तो मतलब किसी भी प्रकार के कलेक्शन को, किसी भी प्रकार के डाटा को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाए, किसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को जब कलेक्ट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा ये डेटा जो है, या डाटा, कुछ लोग डेटा बोलते हैं, कुछ लोग डाटा बोलते हैं, सबके प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग हैं। तो बेटा ये जो डाटा है, अब डाटा को कैसे रखा जाए, कैसे उसको स्टडी किया जाए, कहाँ कहाँ स्टडी किया जाए, क्या इसका यूज़ है, क्या इसके एप्लीकेशंस है, इन सब के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डाटा हैंडलिंग। आई बात समझ में? मतलब कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो गया। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? डाटा हो गया। अब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसका यूज क्या है, उसके अरेंजिंग ऑर्डर्स क्या हैं, कैसे उसको अरेंज किया जाएगा, कैसे उसको यूज किया जाएगा, कहाँ उसको यूज किया जाएगा, ये जो पूरा प्रोसेस है, मतलब उसको यूज करने का जो प्रोसेस है, डेटा को यूज करने का या अप्लाई करने का बेटा जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। बात समझ में आई? हैंडल करने का मतलब क्या कहते हैं कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे कि नहीं, आप इस मामले को हैंडल कर लेंगे कि नहीं, ऐसा वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। तो हैंडल करने का मतलब होता है कि सिचुएशन को समझना, उस पर काम करना और उस पर काम करके पूरा करना, उस पर काम करके पूरा करना होता है हैंडल का। तो वही उसी प्रकार से डाटा हैंडलिंग में जो है बेटा, मतलब डाटा तो हो गया कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया तो अब उसको हैंडल करना है, मतलब उसका यूज करना है। उसका क्या करना है? यूज़ करना है। तो जो डाटा का यूज़ होता है वही आपका क्या बोला जाएगा? वो पूरा प्रोसेस डाटा हैंडलिंग बोला जाएगा। अब बेटा देखिए, डाटा 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी डाटा। फर्स्ट आपका जो होता है बेटा प्राइमरी डेटा होता है, एंड सेकेंड जो आता है वो आपका होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंड इस क्या है आपका? सेकेंडरी डेटा है, और फर्स्ट इस क्या है आपका? प्राइमरी डाटा है। तो प्राइमरी डाटा का मतलब होता है बेटा कि जो हमें पहले मिली। अब इसको समझिए, प्राइमरी डेटा को समझने की नीड है। अब जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, अब जैसे कि स्कूल में आप लोगों की अटेंडेंस कौन ले रहा है? टीचर ले रहा है। तो पहले क्लास में पहुंचा तो अटेंडेंस किसने लिया? टीचर ने लिया। तो टीचर के लिए आपका अटेंडेंस प्राइमरी डाटा हो गया।
टीचर के लिए आपका अटेंडेंस प्राइमरी डाटा हो गया। जबकि अगर प्रिंसिपल साहब को चाहिए कि कौन अब्सेंट है कौन प्रेजेंट है, प्रिंसिपल सर को मान लीजिए प्रिंसिपल सर ने मुझसे पूछा कि क्लास में कौन अब्सेंट है कौन प्रेजेंट है, कितने लोग आए हैं कितने लोग नहीं आए हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे क्लास की अटेंडेंस जो लिए रहेंगे उस रजिस्टर को ले जाकर दिखाएंगे, सर देखिए इतने अब्सेंट हैं इतने प्रेजेंट हैं, ये आया है ये नहीं आया है। तो प्रिंसिपल सर को भी वही डाटा मिला, बट हमारे थ्रू मिला। डायरेक्ट प्रिंसिपल सर आकर के अटेंडेंस नहीं लिए हैं, बल्कि अटेंडेंस हमने लिया और ले जाकर के इन्फॉर्मेशन उनको दी। तो प्रिंसिपल सर के लिए वह डाटा सेकेंडरी डाटा हो गया, जबकि हमारे लिए वो डाटा क्या हो गया, प्राइमरी डाटा हो गया। क्लियर हुआ, डिफरेंस क्लियर हुआ। अब जैसे कि न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग न्यूज़पेपर आता है पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा है। अब सेकेंडरी डेटा कैसे है, क्योंकि बेटा जो जर्नलिस्ट है जो पत्रकार है पहले वो जाएगा ना घटनास्थल पर, तो जाता है ना घटना ऑन स्पॉट पर, तो जाता है घटनास्थल पे, हो जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वहाँ से उसको वहाँ से वो न्यूज़ कलेक्ट करके लाएगा। तो प्राइमरी तो वो हो गया, प्राइमरी डेटा उस जर्नलिस्ट के लिए हो गया। और जबकि हम लोग जो उसको पढ़ करके जान रहे हैं समझ रहे हैं, वो हमारे लिए क्या हो गया, सेकेंडरी डाटा हो गया। जैसे टेलीविज़न में हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो भी हमारे लिए क्या है, सेकेंडरी है। तो बात समझ में आई, जो टेलीविज़न में न्यूज़ देख रहे हैं हमारे लिए कौन सा डेटा है, सेकेंडरी डेटा है। क्लियर, तो ये हुआ प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। उसके बाद कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन जान ही गए हो, और कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हाँ बात आती है कि कलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे देखिए बेटा, कलेक्शन की नीड पड़ी क्यों, इसको समझिए। जैसे कि आप क्लास में हैं, क्लास में तो बहुत से बच्चे हैं, बट आप गए तो बोले मम्मी मैं आज क्लास में फर्स्ट आई हूँ। तो मम्मी खुश हुई, बोली आज बेटा मिठाई आएगी। तब तक पापा आए, बोले अरे क्लास में और भी बच्चे हैं, उनमें आपकी क्या रैंकिंग है, ये तो बताओ कि फर्स्ट ही आई हो सकता हो कई लोग फर्स्ट आए हों, तो उनमें आपका क्या मार्क है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अभी तो हमने बता दिया, आप बता दी कि आप फर्स्ट आई है तो आपका एक ही हो गया। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, अब क्लास में जितने बच्चे हैं सबकी मार्क्स देखनी पड़ेगी, सबके मार्कशीट को देखना पड़ेगा। तो हाँ कलेक्ट करना पड़ा कि नहीं, सबके मार्क्स और सबके मार्कशीट को कलेक्ट करना पड़ा ना, तो नीड हुई ना कलेक्शन की। तो कलेक्शन की ऐसे ही नीड होती है। किसी चीज़ का जब कंपैरेटिव इवैल्यूएशन होता है, लोगों की कंपैरिजन में इवैल्यूएटर मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, तो वहाँ पे कलेक्शन की नीड पड़ती है। आई बात समझ में। तो ऐसे हर जगह पे मम्मी ये चीज़ अच्छी है वो चीज़ ख़राब है, हमारे आपके कहने से थोड़ी ख़राब हो जाएगी। उस प्रकार की और चीज़ों को लेकर कंपेयर कीजिए, तब ना अच्छी ख़राब पता लगेगा, तब तो उसकी क्वालिटी पता चलेगी। तो कलेक्शन की नीड इसलिए वहाँ पे पड़ी। तो हमने बताया डाटा हैंडलिंग, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को तो डाटा ही कहते हैं। डाटा के टाइप प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा हमने बता दिया, कलेक्टिव। अब उसके बाद में आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आप सपोज दैट ऐसे लिखा गया है, 2 है, 5 है, 9 है, 1 है, 3 है, 5 है। तो देखिए डाटा तो यहाँ भी लिखा गया है, बट बेटा किसी क्रम में नहीं है, किसी सिस्टम में नहीं है ये, ठीक है, किसी ऑर्डर में नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है ऑर्डर। तो अब क्या करेंगे कि यदि हम लोग डाटा को ऑर्डर में रख करके उसका स्टडी करें तो हमें लगता है कि हमारा स्टडी और आसान हो जाएगा। तो इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने का जो प्रोसेस है, जैसे असेंडिंग ऑर्डर है तो किसी भी डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सेट करने का प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसी को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। तो था बेटा आपका डाटा ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका आता है अरिथमेटिक मीन। उसके बाद में आपका क्या है, अरिथमेटिक मीन। ऑर्गेनाइजेशन डाटा के बाद आपका आता है अरिथमेटिक मीन। अब देखिए अरिथमेटिक मीन क्या है, अब उसको देखिए आप लोग। तो अरिथमेटिक मीन, बेटा एवरेज जानते होंगे, तो एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन कहा जाता है।
एवरेज को ही क्या बोला जाता है, अरिथमेटिक मीन। अब जैसे सीधे सीधे इसी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए जैसे ए आपका दिया गया है डेटा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने डेटा हैं, 6 डेटा है। अब इसी 6 डेटा का जो अरिथमेटिक मीन निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर्स। अब इन नंबर्स को दिखना है। देखिए सम ऑफ ऑल नंबर्स का मतलब हो गया 1 + 2 + 3 + 5 + 5 + 9। ये टोटल नंबर कितने थे, 6 थे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 है टोटल नंबर, 6 है। 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही इसका एवरेज होगा या अरिथमेटिक मीन होगा। तो 9 5 14 14 5 19, 19 में 3 ऐड कर दिए 22, 24 + 1 25। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे हम रखते हैं तो ये आपका आ गया 25/6। अब यही आपका क्या हो गया, इसका अरिथमेटिक मीन हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। तो एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन किया जाता है। तो अरिथमेटिक मीन किसी नंबर का या किसी भी चीज़ का मालूम करना हो, सपोज दैट कि मान लीजिए कि आप ही की क्लास में है, किसी के पास 10 रुपीज़ है, किसी के पास 5 रुपीज़ है, किसी के पास 9 रुपीज़ है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 50 है। अगर कहा जाए कि एवरेज क्या है, आप लोगों के मनी का एवरेज क्या है, तो टोटल जितने लोग हैं सबके मनी का सम कर दिया जाएगा, जितना आएगा उसमें टोटल जो आप लोगों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो वही उसका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। अदरवाइज एवरेज उसी को बोला जाता है। राइट, क्लियर हुआ। अब दूसरा एक लास्ट है इसमें बेटा, रेंज। एक लास्ट में क्या आया है, रेंज आया है। रेंज देखिए क्या है, तो किसी भी डेटा में बेटा कोई भी डेटा दिया जाएगा तो उसमें एक हाईएस्ट वैल्यू होगी, एक लोवेस्ट वैल्यू होगी। तो डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड रेंज। तो अब इसी डेटा में देखिए बेटा, तो इसमें ये हाईएस्ट वैल्यू है और ये आपका क्या है, लोवेस्ट वैल्यू है। तो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसी को रेंज बोला जाएगा। तो ये होगा 9 - 1 = 8। ये आपका क्या हो गया, अरे राइट। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई। डाटा हैंडलिंग, टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसके बाद में आपका अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन के बाद आपका रेंज। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो आपका अब एक्सरसाइज बेटा आ जाता है 3.1 अकॉर्डिंग टू NCERT। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अपने स्कूल के, अपने क्लास के 10 स्टूडेंट का एवरेज आप लोगों को फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड, उनके हाइट का रेंज, मतलब अपने क्लास के स्टूडेंट्स के हाइट का रेंज फाइंड करना है। तो समझ सकते हैं क्या होगा, पहले सबसे शॉर्टेस्ट हाइट वाला स्टूडेंट, उसके बाद हाईएस्ट हाइट वाला स्टूडेंट जो है, दोनों का डिफरेंस वही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब ये तो आपका काम है, आप लोग अपनी फैमिली मेम्बर की हाइट्स का रेंज फाइंड कीजिए, स्कूल के स्टूडेंट्स का क्लास के स्टूडेंट्स के हाइट का रेंज फाइंड कीजिए, अदर आपके फ्रेंड सर्किल में है तो उनका भी रेंज फाइंड कीजिए। यही सब आप लोगों के रियल लाइफ के एग्जाम्पल से ऐसे करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करें, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग नंबर मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। कोई एक क्लास असेसमेंट हुआ था, क्लास असेसमेंट होता है क्लास टेस्ट एक प्रकार से मान लीजिए, तो उसमें बच्चों को इस प्रकार के मार्क्स मिले हैं, तो उसी को क्या करने को कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज का हमने मतलब क्या बताया था, उसका ऑर्डरिंग कर दीजिए, किसी ऑर्डर में उसको रख दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे, तो 1 है, असेंडिंग ऑर्डर में ये आपका क्या है, 1 है। नेक्स्ट आपका क्या है, 2 है। उसके बाद में आपका 3 है। 3 कितनी जगह हो, 2 आपका कितनी जगह हो, कितनी बार आया है, 2 आपका 2 टाइम्स आया हो, तो 2 टाइम्स रखना पड़ेगा। ये आपको जो जितनी टाइम्स आया उसको उतने टाइम्स बेटा आपको रखना पड़ेगा। 2 है। 2 के बाद में आपका 3 आ जाता है। 3 कितनी टाइम्स आया है, एक यहाँ आया हुआ है,
एक आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया। 3 के बाद में आपका क्या आता है, 4 आता है। 4 आता है तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 4 4, तो 4 4 4 ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया। इसके बाद में हम लोग 5 को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 5 आया है, तो 5 को नोट कर लेंगे। ये 5 हो गया आपका, 5 टाइम्स 5 आया था। अब इसके बाद में हम आते हैं 6 पे, तो ये 6 यहाँ फर्स्ट टाइम है, यहाँ पे आपका सेकेंड टाइम है, वहाँ पे आपका थर्ड टाइम है, यहाँ पे आपका 4 टाइम है। मतलब 6 6 6 6 4 टाइम्स 6 था। उसके बाद में आपका 7 आएगा, तो 7 में अब देखिए एक यहाँ पे है 7, और ये सब तो हो गए हैं। एक यहाँ पे आपका 7 है, मीन्स 2 टाइम्स 7 है, तो हमने 2 टाइम्स 7 कर दिया। उसके बाद में आपका क्या है, 8 है, तो एक यहाँ पर 8 है आपका, फर्स्ट टाइम में आपका 8 जो है यहाँ पर है। इसके बाद और कहीं 8 हमको नहीं दिख रहा है, और 8 के बाद 1 टाइम आप लोगों का बेटा यहाँ पे 9 है, तो ये आपका 8 हो गया। उसके बाद में ये आपका 9 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो फर्स्ट में तो यही, अब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद में देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब उसको हम लोग थोड़ा नोट कर लें। तो चलिए बेटा, तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन किया जा रहा है। पहले कह रहे हैं व्हिच नंबर इज़ द हाईएस्ट, व्हिच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कौन है बेटा, ये देखिए इसको हमने ऑर्डर में रख दिया, तो हाईएस्ट कौन हुआ, ये हुआ, और ये आपका क्या हुआ, लोवेस्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, लोवेस्ट, और इधर वाला ये आपका क्या हो गया, ये हाईएस्ट हो गया, वो हाईएस्ट हो गया, ये क्या हो गया, लोवेस्ट हो गया। तो हाईएस्ट कितना है बेटा, 9। नेक्स्ट है व्हिच नंबर इज़ द लोवेस्ट, लोवेस्ट कितना है, 1, राइट। ये आपका लोवेस्ट है, वो आपका हाईएस्ट है। इसके बाद में थर्ड में कह रहे हैं व्हिच इज रेंज ऑफ डाटा, रेंज फाइंड करना है। तो रेंज के लिए हमने क्या बताया था, डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट में 9 है और लोवेस्ट में 1 है, दोनों में डिफरेंस कर दे, मीन्स 9 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, 8 आ गया। ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। यह आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। और लास्ट जो फोर्थ है बेटा, कह रहे हैं फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमने बता दिया, कहीं आपको केवल मीन वर्ड ही यूज करके कह दे मीन फाइंड कीजिए, तो मीन का मतलब ही है अरिथमेटिक मीन, या कहीं कह दे एवरेज फाइंड कर कीजिए, तो सबका मतलब सेम है। याद रखिए 3 वर्ड यूज हो सकते हैं, एवरेज, मीन, अरिथमेटिक मीन, तीनों में से कुछ भी कहे सबका मतलब सेम है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमने क्या बताया था, सबको आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद जितने नंबर्स हैं टोटल उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, राइट। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आपका बेटा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो बेटा मीन तो आप लोग फाइंड करना जानते हैं, जितने नंबर्स हैं उनको ऐड करके उससे डिवाइड कर दीजिए। बट अगर जानते थे तो हमें बताने की नीड क्यों पड़ी, उसको समझिए। हमें लगा कि हो सकता है कुछ लोग मिस्टेक कर दें। किसका मीन फाइंड करना है बेटा, फर्स्ट 5 होल नंबर। किसका मीन फाइंड करना है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। तो पहले अब आप होल नंबर पे समझिए। तो जो आपका फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं वो हैं क्या, पहले उसको राइट कर लीजिए। फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो ये आपका हो गया 0 1 2 3 4, ये हो गए फर्स्ट 5 तक नहीं ले जाना है जी। होल नंबर में आपका 0 भी आता है, तो स्टार्टिंग आपका इनिशिएट 0 से होगा। तो 0 1 2 3 4 यही हो गए फर्स्ट 5। यही आप लोग मिस्टेक करते, आप लोग क्या करते 1 2 3 4 5 लिख करके सम करके डिवाइड कर देते, यही मिस्टेक होती, इसीलिए हमें बताना पड़ा। तो फर्स्ट 5 आपके होल नंबर ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसी का क्या फाइंड करना है, मीन। अब मीन इसी का जो होगा, मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 + 1
या तो सीधे सीधे सम आप पहले फार्मूला लिख दीजिए, सम ऑफ होल नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, उसके बाद अपॉन नंबर्स या काउंटिंग ऑफ नंबर्स कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 सबके अपॉन 5। अब इसको ऐड कीजिए, 4 में 3 7 में 2 9 a + 1 10, तो ये आपका 10 अपॉन 5, तो ये आपका क्या आ गया 2। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स जो थे उनका मीन कितना आया 2 आ गया, राइट। तो ऐसे आप लोगों को करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 भी है, मीन ही फाइंड करना है, डाटा दिया गया है। तो सबसे पहला काम रहेगा, आप लोग पहले कोई भी डाटा दिया हो एक आदत बना लीजिए उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने की। उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए, उसके बाद फिर उसका काम, उसके बाद जो भी कह रहा है क्वेश्चन में उसको आप लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए तो कह रहे हैं फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। यहाँ पे टोटल 4 गेम का पार्टिसिपेशन किया गया है। गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4, मतलब 4 टाइप्स के गेम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और उसको एक टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है और सबके पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा। अब ये प्लेयर हैं, 3 टाइप्स के प्लेयर हैं। ए प्लेयर ए है, ए प्लेयर बी है, ए प्लेयर सी है। मतलब टोटल प्लेयर कितने थे? खिलाड़ी 3 ही थे, खेलने वाले 3 ही थे। जैसे आप लोग अपने यहाँ गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ईच स्टूडेंट मोर देन 1 गेम में पार्टिसिपेट करने को चाहता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 3 प्लेयर्स हैं। और देखिए प्लेयर ए जो है वो 4 गेम में पार्टिसिपेट किया है, प्लेयर बी जो है वह भी 4 गेम में पार्टिसिपेट किया है, जबकि प्लेयर सी जो है वो 3 गेम में ही पार्टिसिपेट किया है। एक पर क्या कर दिया, गेम 3 में डिड नॉट प्ले, मतलब उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अब इस आपका टेबल से, इस टेबल के डाटा से आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है। देखिए क्या चीज़ें, फर्स्ट में है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज, फाइंड टू मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज, एज नहीं एज एवरेज मीन्स ए का एवरेज फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? ए का। एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम, नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। तो जो बेटा ए है देखिए गेम 1 में उसका स्कोर इतना है, गेम 2 में इतना है, गेम 3 में इतना है, गेम 4 में उतना है। तो ए का जो ए का मीन जो होगा, एज का जो मीन ए कह रहे हैं, आर एवरेज, मीन आर एवरेज दोनों का मतलब सेम ही हुआ। तो एवरेज जो फाइंड करना है तो टोटल कितना है 14 + 16 + 10 + 10, इनको ऐड कर दीजिए। टोटल गेम कितने हैं? 4 में ही तो इतना आया है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा, राइट। अब वैसे ही आपका देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स। आप लोगों को मीन फाइंड करना है नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, पर गेम फॉर सी। ये जो सी है, सी के लिए पर गेम का आपको मीन फाइंड करना है। वुड यू डिवाइड, क्या आप डिवाइड करेंगे? मीन फाइंड करने के लिए डिवाइड किया जाता है। तो कह रहे हैं कि क्या आप डिवाइड करेंगे द टोटल पॉइंट्स बाई 3 और 4। ये जो टोटल पॉइंट्स हैं, मतलब एक ये पॉइंट है, एक ये है, एक है, इसमें आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 से करेंगे या 4 से? तो बताइए भाई, टोटल गेम तो 4 टाइप्स के हैं, तो 4 से डिवाइड होना चाहिए या 3 से? तो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि उसने तो एक गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो जब गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है तो फिर एवरेज में वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप इन 3 पॉइंट्स को, ऑल 3 पॉइंट्स जो हैं इनको सम करके और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, न कि 4 से। 4 से हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, खेला ही नहीं है। जबकि यही एक केस देखिए बी में दिख रहा है, अगर यही बात बी में कही जाती
तो बेटा बी में आप लोगों को 4 से डिवाइड करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो 0 का मतलब ये नहीं है कि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, 0 का मतलब ये पार्टिसिपेट किया बट 0 मार्क से ही मिले। ऐसा जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी 0 पर आउट हो जाए, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने पार्टिसिपेट किया बट कोई रन बना नहीं पाया। तो यहाँ पे अगर फाइंड करना होता मीन तो यहाँ 4 से डिवाइड करना होता, जबकि यहाँ पर फाइंड करना है मीन तो यहाँ 3 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने एक गेम खेला ही नहीं है, पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। राइट। तो आज बेटा यहीं तक आप लोगों का क्वेश्चन 5 तक। आज के लिए जो आप लोगों का HW रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, और जितना भी आप कर पाएँ, जितना आप कर पाए रहेंगे उतना कर लीजिएगा। उसके बाद जो एक आध क्वेश्चन बचा रहेगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे नेक्स्ट क्लास में उसको बताने के बाद हम लोग ने आगे बढ़ेंगे। और प्लस इसी के साथ RS अग्रवाल में भी डाटा हैंडलिंग आप लोग स्टार्ट कर देंगे, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हों उसको आप लोग करेंगे। दूसरी चीज़ आप डाटा हैंडलिंग, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक मीन, रेंज क्या है, इन सब की डेफिनीशन विथ एग्जाम्पल अपनी कॉपी पे रखेंगे। क्योंकि जब कॉपी आप चेक होने की आएगी, जब आप लोगों की कॉपी चेक होने के लिए हमारे पास आएगी तो हम देखेंगे कि डेटा हैंडलिंग में आपने सबकी डेफिनीशन को रखा है या नहीं। ओके, थैंक्स।